जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टीडीएस, एडवांस टैक्स और टीसीएस। ठीक है, टीसीएस में मैं एक प्रोविजन आपको बताऊंगा, वो प्रोविजन आप अच्छे से करके चले जाना। एग्जाम में अगर टीसीएस से क्वेश्चन आया तो उसी प्रोविजन से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट एक अमेंडमेंट है, उसी अमेंडमेंट पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर टीसीएस का क्वेश्चन पूछता है तो। राइट, अदरवाइज टीडीएस अच्छे से करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस में आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टीसीएस में आप लोग को ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक प्रोविजन पढ़ जाना, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आप पूरा टीसीएस का चैप्टर स्टेक पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहला इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जामिन द टीडीएस implications अंडर सेक्शन 194A। TDS implication under section 194A in the cases mentioned hereunder. On 1st October 2020, Mr. Harish made a 6-month fixed deposit of 10 lakh at 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The FD matures on 31st March 2021. जल्दी से इंटरेस्ट निकाल लो, जल्दी से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो कि आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। सर 10 लाख का हम 9% करेंगे 6 मंथ्स के लिए। 10 लाख का हम लोग 9% करेंगे सर 6 मंथ्स के लिए, तो वी विल बी गेटिंग 45,000। अब क्वेश्चन में आपको एज नहीं बताई गई है, क्वेश्चन में आपको एज नहीं बताई गई है कि असेसी की एज क्या है। तो बैंक के केस में लिमिट दो चलती है, 40,000 और 50,000। सीनियर सिटीजन है तो 50,000, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 का लिमिट आपका चलता है। राइट, तो यहां पर आपका 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है। इस 45,000 पे आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, इस 45,000 पे आपका टीडीएस कटेगा। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों कितना कटेगा, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों टीडीएस कितना कटेगा। डेट डेट देख लीजिए, आपकी एफडी मैच्योर हो रही है 31 मार्च 2021 को। आपकी एफडी मैच्योर हुई है 31 मार्च 2021 को। नेहा कह रही है सर 10% से टीडीएस काट लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सभी बच्चों ने सही जवाब दे दिया। स्नेहा बेटा, टीडीएस का रेट 10% है, यू आर राइट, लेकिन ये 10% का रेट रिड्यूस हो चुका है 7.5 पे ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, डेट याद रखना। 14 मई से लेकर 31 मार्च 21 तक अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो टीडीएस का रेट 10% की जगह 7.5% हो जाएगा, 75% पे रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद ऑन 1 जून 2020 मिस्टर गणेश मेड 9 months FD of rupees 3 lakh each, carrying interest at the rate of 9% with Dwarka branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ. Bank has adopted CBS. The fixed deposit matures on 28 Feb 2021. तो सर जी 3 लाख रुपए पे 9% का इंटरेस्ट 9 मंथ के लिए, 3 लाख पे 9% का इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, आपने 3 जगह पर पैसा लगाया है। टोटल हो गया आपके पास 60750। पहले मैं इंडिविजुअल बता दूं क्या आपको, इंडिविजुअल आ रहा है 20250 ईच, 20250 ईच। लेकिन अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है आपके पास 60750। टोटल आ रहा है आपके पास 60750। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, सीबीएस का। अगर आपका सीबीएस एग्जिस्ट करता है, हम किसको पकड़ते हैं सर, अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है तो हम एग्रीगेट को पकड़ के चलते हैं, और अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इंडिविजुअल को पकड़ के चलते हैं। फिलहाल सीबीएस एग्जिस्ट कर रहा है, और सीबीएस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके ऊपर टीडीएस कितना कटेगा, इस 60750 पे टीडीएस कितना काटूं सर, इस पे आप टीडीएस काट दीजिए 7.50% का, इस पे आप टीडीएस काट दीजिए 7.50% का। ठीक है सर,
बहुत बढ़िया, पढ़ के तो आए हो यार तुम लोग। 1/10/2020 को मिस्टर राजेश ने स्टार्ट करा है 6 मंथ का आरडी ऑफ ₹2 लाख per month at 8% per annum with PQR Bank. The RD matures on 31st March 2021. अब RD आपको पता है RD क्या होती है? RD होती है कि आप हर महीने 2 लाख रुपए जमा कर रहे हो, तो पहले महीने आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट आएगा, अगले महीने आपको 4 लाख पे, फिर अगले महीने आपको 6 लाख पे, उसके अगले महीने 8 लाख पे, इस तरीके से आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 6 महीने का, वो 28,000 का बन रहा है। अब क्योंकि 28,000 40,000 के अंदर आता है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अगर आप लोगों ने एफएम पढ़ रखी है तो एफएम में ये फॉर्मूला आता है आरडी वाला, अगर नहीं पढ़ रखी है तो आई विल प्रोवाइड यू द फॉर्मूला। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़े, अभी के लिए आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आरडी में क्या होता है? आरडी में आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हो, पहले महीने 2 लाख पे इंटरेस्ट आएगा, अगले महीने 4 लाख पे क्योंकि 2 लाख और जमा हो जाएंगे, तीसरे महीने पे 6 लाख पे क्योंकि 2 लाख और जमा हो गए, चौथे महीने पे 8 लाख पे 2 लाख और जमा हो गए, तो आपका 2 लाख का बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने आपकी इंक्रीज होती जाएगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। आई होप एवरीवन इज ओके विद इट। आई होप एवरीवन इज ओके विद इट। ठीक है सर। इसके बाद सर बढ़ो 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 बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करो। एबीसी लिमिटेड ने मेक करा है फॉलोइंग पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो यहाँ पर 194C लगने वाला है। तो 194C में हमने क्या सीखा हुआ है सर? जो इंडिविजुअल पेमेंट है, जो आपकी इंडिविजुअल पेमेंट है, मतलब जो सिंगल पेमेंट है, अब यहाँ पर तुम लोग इसको इंडिविजुअल असेसी मत समझ लेना। यहां पर तुम्हारी जो सिंगल पेमेंट है, अगर वो अप टू ₹30,000 है और तुम्हारी एग्रीगेट पेमेंट अगर अप टू ₹1 लाख है, तो ऐसे केस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। ऐसे केस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। ये दोनों कंडीशन पूरी करनी है आपको। सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस आप पूरी करोगे तो उस केस में मेरे दोस्त टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब तुमने पेमेंट करना शुरू किया, 1/5 को तुमने 20,000 रुपए का पेमेंट करा, सिंगल पेमेंट 30,000 के अंदर। 1 अगस्त को तुमने 25,000 का पेमेंट किया, सिंगल पेमेंट 30,000 के अंदर। 1 दिसंबर को तुमने 28,000 का पेमेंट किया, सिंगल पेमेंट 30,000 तक। 1 मार्च को तुमने 30,000 का पेमेंट किया, अगेन लिमिट के अंदर। लेकिन अगर आप एग्रीगेट करोगे तो एग्रीगेट हो चुका है 20 + 25 45 45 + 48 45 + 28 73 73 + 30 टोटल हो गया है अब तुम्हारा 1,03,000। टीडीएस किस पे काटूं? इस 30 पे काटूं कि 1,03,000 पे काटूं? टीडीएस 30 पे काटूं कि 1,03,000 पे काटूं? मिक्स आंसर आ रहे हैं। अब कोई कह रहा है 30 पे काटो, कोई कह रहा है 1,03,000 पे काटो। एग्रीगेट पे कटेगा। 1,03,000 पे आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट है 1%। टीडीएस का रेट है 1%। आप इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हो, इंडिविजुअल के केस में टीडीएस का रेट क्या है? 1%। लेकिन क्योंकि आप पेमेंट मार्च में कर रहे हो, तो आपका टीडीएस का रेट 75% रिड्यूस हो जाएगा। तो 1% की जगह पर आप टीडीएस का रेट कितना लगाओगे? 1% की जगह पर आप टीडीएस का रेट लगाओगे 0.75। आई होप एवरीवन गॉट दिस। ठीक है, तो 1,03,000 पे आपका 0.75। 772.5 आ रहा है, 772.5 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने 773 पे। दैट मीन्स जब तुम ये वाली पेमेंट करोगे, जब तुम ये वाली 30,000 की पेमेंट करोगे, तो तुम एग्रीगेट अमाउंट पे
0.75% का टीडीएस काट लोगे, यानी कि 773 का टीडीएस काट के तुम पेमेंट करोगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज डन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सर्टेन कंसेशंस ग्रांट किए हैं हमने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट अंडर सेक्शन 48(3) एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194(c). एलुसिडेट करो, आपके पास कितने व्हीकल होने चाहिए? आपके पास व्हीकल्स कितने होने चाहिए? आपके पास व्हीकल होने चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 10। आपके पास व्हीकल होने चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 10। और आपने क्या किया होना चाहिए? अपना पैन सबमिट किया होना चाहिए। अगर आपके पास लेस देन 10 व्हीकल्स हैं और आपने अपना पैन सबमिट किया हुआ है, तो ऐसे केस में, ट्रांसपोर्टर के केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब जब हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे तो ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटेंगे अगर ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल ना हो और अगर ट्रांसपोर्टर के पास पैन जो है उसने हमें सबमिट किया हो। ट्रांसपोर्टर ने हमें पैन दे दिया है और ट्रांसपोर्टर के पास 10 व्हीकल से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो ऐसे केस में उसका कोई भी अपन टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। एक बारी इसे पूरा आप रीड कर लीजिएगा, मेन जो बातें लिखी हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, कि कोई डिडक्शन नहीं होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा अगर ये कंडीशंस पूरी कर दी जाएंगी। इसके बाद 10 से ज्यादा के कैरेज नहीं होने चाहिए। इसका मेन बिजनेस प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का होना चाहिए और इसने अपना पैन जो है वो फर्निश किया होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस आप पूरी कर देते हो तो ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं कटेगा। तो उस केस में ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं कटेगा। बोलिए सर। एवरीवन, 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 एवरीवन। 35,000 वाली लिमिट तो 48(3) में है ना। अगर आपको 48(3) बताना है तो 48(3) की बात भी कर दो। यहीं पे आप 48(3) की बात कर दो। लो, 48(3) में लिमिट कितनी है? 48(3) में लिमिट 35,000 है। हम तो अभी टीडीएस की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने 48(3) का जिक्र नहीं किया। ठीक है, हम तो अभी टीडीएस की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने 48(3) का जिक्र नहीं किया। 48(3) में आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसको 35,000 रुपए की लिमिट है, 35,000 तक कैश दे सकते हैं। ठीक है, मुझे पता था आपको पता है, इसीलिए मैंने जिक्र नहीं किया। 194(d)(a). Illustration number 4. Examine the applicability of provision for TDS at source under the section 194(da) in the following cases. अब जल्दी से बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में टीडीएस का रेट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में टीडीएस का रेट क्या है? 5% ऑफ इनकम रिसीव्ड। 5% ऑफ इनकम रिसीव्ड। ठीक है, कब टीडीएस नहीं कटता है? कब टीडीएस नहीं कटता है? जब आपकी प्रोसीड्स क्या हो? जब आपकी प्रोसीड्स लेस देन 1 लाख हो। और दूसरा, दूसरा कब नहीं कटता है? जब आपका प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट हो। ठीक है, एग्जेम्पशन आपको कहां मिलती है? एग्जेम्पशन आपको कहां मिलती है? 10(10)(d) में। एग्जेम्पशन आपको कहां मिलती है? 10(10)(d) में। तो अगर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है, इंश्योरेंस का पैसा अगर 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटता है। या फिर अगर आपकी प्रोसीड्स 1 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट ऑफ अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस इन द फाइनेंशियल ईयर टू एन एसएससी इज 1 लाख और मोर। इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? लेस देन। तो अगर 1 लाख से कम होगा, 1 लाख से अगर कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख से अगर कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। इक्वल्स टू 1 लाख हो जाएगा तो आपका टीडीएस कट जाएगा। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर 10(10)(d) में क्या आता है? 10(10)(d) में क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसीड्स अगर आपको मिल रही हैं, अगर आपको प्रोसीड्स मिल रही हैं ऑन डेथ ऑफ इंश्योरर, ऑन डेथ ऑफ इंश्योरर,
तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर अदरवाइज मिल रही है, मतलब डेथ नहीं हुई है, अदरवाइज मिल रही है, और आपने जो प्रीमियम पे किया है, आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका 10% और 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड का है। जो आपने प्रीमियम पे किया है वो अप टू 10% और 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड का है, तो आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और प्रीमियम पेड आपका अदरवाइज है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर टीडीएस कटेगा। जब वो टैक्सेबल होगा तब आपका टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कब कटेगा, टीडीएस कब कटेगा, टीडीएस आप काटोगे, टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपकी अमाउंट रिसीव्ड मोर देन और इक्वल्स टू 1 लाख होगी। अगर आपकी अमाउंट रिसीव्ड मोर देन और इक्वल्स टू 1 लाख होगी। ठीक है, एवरीवन, एवरीवन क्लियर हो गई बातें, दोस्तों 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 क्लियर हो गई बातें। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, Mr. X, a resident, is due to receive 4.5 lakh on 31st March 21 towards the maturity policy of the LIC taken on 1st April 18 for which the sum assured is 4 lakh और हमने जो एनुअल प्रीमियम दिया है वो 1,25,000 है। तो जो तुम्हारा प्रीमियम पेड है वो 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा है। तुम्हारा जो प्रीमियम पेड है वो मोर देन 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है। और अगर प्रीमियम पेड मोर देन 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड होता है तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये वाले 4.5 लाख पे, ये वाले 4.5 लाख पे टीडीएस कटेगा। टीडीएस का रेट कितना है, 5%। लेकिन क्योंकि कोरोना काल में पैसा मिल रहा है तो टीडीएस कितना कटेगा, 5% से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 3.75% से। बोलिए सर, एवरीवन जल्दी जल्दी बोलते जाइए कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं, समय कम है, काम ज्यादा करना है। मिस्टर वाई एक रेसिडेंट है, ड्यू टू रिसीव 3.25 लाख ऑन 31st March 21 ऑन एलआईसी पॉलिसी टेकन ऑन 31st March 12 फॉर विच द सम एश्योर्ड इज 3 लाख एंड द एनुअल प्रीमियम इज 30,100। हमने जो प्रीमियम दिया है वो 30,100 रुपए दिया है। अगेन पॉलिसी कब ली थी, हमने एलआईसी पॉलिसी ली है 31 मार्च 12 को। 31 मार्च 12 को आपका टीडीएस, सॉरी आपका रेट क्या हुआ करता था, 31 मार्च 12 को आपका पॉलिसी का रेट क्या होना चाहिए था, याद है, भूल गए, 20%। अगर ये 20% है, अगर ये 20% है, राइट, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 20% अगर 3 लाख का निकालते हो तो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम आप 60,000 दे सकते हो। लेकिन आपने कितना दिया है, आपने कुल दिया है 30,100। मतलब आपके पास पावर है कि 60,000 रुपए तक अगर आप दे देते तो आपकी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट रहती। लेकिन आपने तो 60,000 के अंदर ही दिया है भाई, तो आपका ये 3,25,000 क्या है, ये 3,25,000 आपका 1010D के अंदर, बोलो ना, 1010D के अंदर ये क्या रहेगा, बोल बच्चे, 1010D के अंदर ये क्या रहेगा सर, 1010D के अंदर ये एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर ये एग्जेम्प्ट रहेगा तो फिर टीडीएस काटने की नौबत ही नहीं आएगी ना। ठीक है, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। क्लियर। इसके बाद तीसरा केस आता है, जेड एक रेसिडेंट है, इज ड्यू टू रिसीव 95,000 ऑन 1st August 20 towards the maturity proceeds of the LIC policy taken on 1st August 14 for which the sum assured is rupees 90,000। तो सम एश्योर्ड 90,000 है और हमने प्रीमियम दिया है 10,000। तो सर आपका मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड कितना था, आपका मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड था 10%, यानी कि आप 9,000 तक का प्रीमियम दे सकते थे
और आपने प्रीमियम दे दिया है सर 10,000 का, तो लिमिट से ज्यादा दिया है, तो 1010D की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। 1010D की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपका कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा। सर टीडीएस क्यों नहीं कटेगा? बेटा टीडीएस इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि तुम्हारी जो अमाउंट रिसीव्ड है वो खुदा के करम से केवल 95,000 है। ठीक है, केवल 95,000 है। और जब आपकी अमाउंट 1 लाख रुपए के अंदर होती है तो टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है, 1 लाख के अंदर है इसलिए आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो सर आंसर देखिए वो क्या बोल रहा है, इवन दो आपका एनुअल प्रीमियम एक्सीड कर रहा है 10% से, ये आपको एग्जेम्पशन नहीं दिलवाएगा 1010D में, लेकिन टीडीएस के प्रोविजन भी अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है वो लेस देन 1 लाख मिल रहा है। बोलिए सर, मजा आई? ठीक है, फर्स्ट केस में प्रीमियम माइनस होने के बाद टीडीएस कटेगा। जी जसप्रीत जी, जसप्रीत कह रहे हैं सर पहले केस में आपने ये तो बता दिया कि टीडीएस कटेगा, लेकिन किस पे कटेगा आपने ये नहीं बताया। तो भाई बता देते हैं, लो बेटा, लो ये भी बता देते हैं। मैंने आपको टीडीएस का रेट क्या बताया? मैंने आपको टीडीएस का रेट बताया 3.75% ऑफ इनकम, इनकम रिसीव्ड। अब इनकम रिसीव्ड कैसे मिलेगी? जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली हैं, जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली हैं उसमें से आप अपना प्रीमियम पेड क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको कितनी मिली है? आपने पॉलिसी ली थी 1/4/18 को, तो 18/19, 19/20, 20/21 आपने 3 साल का प्रीमियम दिया होगा, तो आपको मिले हैं 450 और आपने प्रीमियम दिया होगा 1.25 लाख का 3 साल तक, तो 3,75,000। आपके पास जो इनकम आई है वो 75,000 की आई है, इनकम जो आई है 75,000 की आई है, और इसी 75,000 पे टीडीएस कटेगा, इसी 75,000 पे आपका टीडीएस कटेगा 3.75%। आंसर में दिया है, ये देखिए 75,000 पे आपका टीडीएस कटेगा 3.75। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? चलिए सर, इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, calculate the amount of tax to be deducted at source on payment made to Ricky Ponting, an Australian cricketer non-resident in India, by a newspaper for the contribution of article rupees 25,000। जब हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस हमेशा कटती है, और टीडीएस का रेट होता है 20% प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज आपका जो इफेक्टिव रेट आता है वो आता है 20.80% का, यानी कि इस 25,000 पे 20.80 के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। इस 25,000 पे 20.80% का आपका टीडीएस कटेगा। जिस बच्चे ने पहले टीडीएस नहीं भी पढ़ा, अगर वो आज की क्लास लगा लेता है तो उसकी काफी हद तक टीडीएस की परेशानी दूर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आइए। मून टीवी अ टेलीविजन चैनल, मून टीवी एक टेलीविजन चैनल है, मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज 50 लाख टू अ प्रोडक्शन हाउस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन given by the channel. The copyright of the program is also transferred to Moon TV. Would such payment be liable to tax deduction at source under section 194C? 194C किसकी बात करता है? 194C कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। डिस्कस कॉन्ट्रैक्टर की, डिस्कस also examine whether the provision of tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for the acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house. In this case, the program is produced by the production house as per the specification given by Moon TV, a television channel, and the copyright is also transferred to the television channel. The same falls within the scope of definition of the term work under section 194C. Therefore, the payment of rupees 50 lakh made by Moon TV to the production house
would be subject to tax deduction at source under section 194. लॉजिक समझा? लॉजिक समझा? लेट्स से सोनी टीवी है, लेट्स से सोनी टीवी है, सोनी टीवी पेमेंट कर रहा है, सोनी टीवी पेमेंट कर रहा है कपिल शर्मा शो को, ठीक है। और ये जो शो बन रहा है, ये जो शो बन रहा है वो एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोनी टीवी बन रहा है। मतलब ये जो कपिल शर्मा शो है ये कौन बना रहा है? ये लेट से सलमान खान प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, ठीक है। सलमान खान प्रोडक्शन हाउस जो है वो इस शो को बना रहा है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोनी टीवी, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोनी टीवी। और इस काम के लिए सोनी टीवी जो है लेट से 50 लाख रुपए सलमान खान को दे रहा है। तो इसे वो लोग क्या बोल रहे हैं? इसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं कि टेलीविजन ओनर ने एक शो ब्रॉडकास्ट करना था अपने चैनल पर, और उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से एक शो बनवाया जिसके लिए 50 लाख का पेमेंट किया गया। तो इसको बोलेंगे कि सलमान खान प्रोडक्शन हाउस ने सोनी टीवी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया। सलमान खान प्रोडक्शन हाउस ने सोनी टीवी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस 50 लाख के ऊपर 194C, इस 50 लाख के ऊपर 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जहां पर हमने एक बने बनाए चैनल के राइट्स खरीद लिए थे। Whether the provision of TDS at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting the rights of the content already produced by the production house। आप देखते हैं सोनी वो का एक और भाई है, सोनी का एक और भाई है सेटमैक्स, और सेटमैक्स की फेवरेट मूवी तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। एक XYZ प्रोडक्शन हाउस है, XYZ प्रोडक्शन हाउस है। इससे इन्होंने क्या किया है सर? इससे इन्होंने सूर्यवंशम मूवी के राइट्स खरीद लिए हैं, ठीक है। सूर्यवंशम मूवी के राइट्स सेल कर दिए हैं फॉर ₹50 लाख। अब जरा एक बात सोचिए, क्या ये XYZ प्रोडक्शन हाउस ने ये सूर्यवंशम मूवी क्या सेटमैक्स के लिए बनाई थी? सर अभी तो देख के यही लगता है कि सेटमैक्स के लिए बनाई थी, लेकिन जरा सोचो, क्या ये सेटमैक्स के लिए ही बनी थी? क्या ये सेटमैक्स के लिए ही बनी थी? सर ये तो सर थिएटर्स में लगने के लिए बनी थी, ठीक है। वो तो ऑब्वियस है, जब भी कोई मूवी लॉन्च होती है पहले वो मल्टीप्लेक्सेस में लगती है, जब वहां से वो रेवेन्यू कमा लेती है उसके बाद इसके राइट्स टेलीविजन चैनल्स को दे दिए जाते हैं। और आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी राइट दे दिए जाते हैं। तो यहां पर राइट जो दिया जा रहा है उसमें ये प्रोडक्शन हाउस ने सेटमैक्स के लिए या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं किया, इसने अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे काम किया, और जो काम तैयार हो गया उसको यूज करने का राइट इसको दे दिया। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉजिक समझ रहा है ना? कि सर जब अपन किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए अपन को पैसा मिल रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, जो ये बोल रहा है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, देन इट विल बी अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इट विल फॉल अंडर 194C। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर चुके हैं, हम इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर चुके हैं और उसका राइट हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर 194C नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा ये बताओ? एक सेक्शन लगेगा यहां पर, कौन सा लगेगा वो बताओ? ये 50 लाख रुपीस क्या कहलाएगा? ये 50 लाख रुपीस क्या कहलाएगा? ऑब्वियस है ना कि सर ये रॉयल्टी कहलाएगी। भाई जो भी राइट्स बेचे गए हैं परमानेंट नहीं होते, जो भी राइट बेचे जाते हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी राइट ट्रांसफर हुआ होता है। तो ये 50 लाख रुपीस कहां चला जाएगा? सर उस केस में ये 50 लाख रुपीस रॉयल्टी का कहलाएगा।
और रॉयल्टी के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? 194। रॉयल्टी के ऊपर 194 जे। ठीक है, अब इन्होंने आंसर में 194 जे का फिलहाल जिक्र नहीं किया है। If, however, the payment was made by Moon TV for the acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house, there is no contract for carrying out any work. Therefore, such payment would not be liable for tax under section 194C. इसके बाद 194I आया, जहां पर आप किराए पे कोई चीज लेते हो और रेंट आपका 2,40,000 रुपए से ज्यादा का होता है एनुअली। इसके बाद 194IA आया, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का 50 लाख वाला। अभी मैं इसके क्वेश्चंस आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, एक्स सोल्ड द हाउस। लगभग सारे क्वेश्चन ये शीट में है आप लोग के। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, ये जो मैं अभी शीट अपलोड करी है उसके अंदर सब ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन ही है। Illustration number 7. Mr. X sold his house property in Bangalore as well as in rural agricultural land for a consideration of rupees 16 lakh and 15 lakh respectively to Mr. Y on 1st August 20. He has purchased the house property and the land in the year 2019 for 40 lakh and rupees 10 lakh respectively. Stamp duty value on the date of transfer is rupees 85 lakh and 20 lakh for the house property and rural agricultural land. Examine the tax implication in the hands of X, Mr. Y, and the TDS implication, if any, in the hands of Mr. Y, assuming that both Mr. X and Mr. Y are resident Indians. आइए सर, एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें। हाउस प्रॉपर्टी किसने खरीदी थी? एक्स ने खरीदी थी। एक्स ने सोल्ड करी है टू वाई। एक्स ने सोल्ड करी है टू वाई। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसका है 60 लाख रुपीस का। इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख रुपीस की। सोल्ड करी है 1 अगस्त 20 को। और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन थी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन थी 40 लाख रुपए की। और ये इसने खरीदी थी 2019 में। 2019 में खरीदी थी 40 लाख रुपए की। पहले तो मुझे ये बताओ कि गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा? गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा? वो पूरी टैक्स इंप्लीकेशन पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन आपसे पूरी टैक्स इंप्लीकेशन पूछ रहा है। तो पहले अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स के हाथ में क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगी? एक्स के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेक्शन 50C लगा दूंगा मैं, 85 लाख हो जाएगी। और इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन को माइनस कर दूंगा, मेरे पास 45 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। वाई की बात करूं तो वाई के हाथ में अदर सोर्स में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा 85 लाख माइनस 60 लाख, 25 लाख। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद टीडीएस के प्रोविजन की बात करूं तो क्योंकि आपने कंसीडरेशन जो दिया है वो एक्सीड कर रहा है 50 लाख, तो टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 0.75% ऑफ 60 लाख की 85 लाख। 60 लाख सेल वैल्यू है, 85 लाख एसडीवी है। टीडीएस किसका काटना है, 60 लाख का कि 85 लाख का? टीडीएस किसका काटना है, 60 का कि 85 का, 60 का कि 85 का? सर टीडीएस काटेंगे 60 लाख का। टीडीएस के लिए एसडीवी का कोई मतलब नहीं है। टीडीएस के लिए एसडीवी का कोई मतलब नहीं है। 0.75% कटेगा 60 लाख पे। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड का क्या करना है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड का क्या करना है? सर जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बिका है उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं। बताइए वाई के हाथ में गिफ्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वाई के हाथ में गिफ्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 20 लाख की है।
और इसने खरीदी है 15 लाख रुपए की, मतलब 5 लाख का डिफरेंस है। ये बताइए वाई के हाथ में गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? एक्स ने वाई को रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी तो भेजा है, एक्स ने सोल्ड किया है एग्रीकल्चरल लैंड को वाई को। यहां पर मेरे को बताओ सर, इधर आप क्या करोगे? इधर आप क्या करोगे? एक्स के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, एक्स के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, एक्स कोई भी टीडीएस नहीं, टीडीएस तो वैसे भी वाई काटेगा, वाई कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा, और गिफ्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? गिफ्ट का बताओ, गिफ्ट का क्या करना है, गिफ्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं? देखिए, आपका गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं होगा। सिंस एग्रीकल्चरल लैंड is not a capital asset, the provision of section 56(2)(10) are not attracted। मतलब Y के हाथ में गिफ्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? नॉन टैक्सेबल। खेल क्लियर हुआ? नहीं आएगा तन्मीत, नहीं आएगा, कैपिटल असेट नहीं है। तो गिफ्ट दिया गया है वो कैपिटल असेट नहीं है, इसलिए इसके हाथ में कोई भी गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। एक्स ने वाई को दो चीजें बेची हैं, एक्स ने वाई को दो चीजें बेची हैं, एक बेची है हाउस प्रॉपर्टी और एक बेचा है लैंड। हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ हुआ है। एक्स के हाथ में गेन भी निकला है, वाई के हाथ में गिफ्ट भी निकला है। क्योंकि कंसीडरेशन 50 लाख से ज्यादा था तो टीडीएस भी कटा है। टीडीएस कितने काटा होगा? टीडीएस किसने काटा होगा? इस टीडीएस के केस में डिडक्टर कौन होगा? सर, टीडीएस के केस में जो डिडक्टर है वो कौन है? डिडक्टर है वाई, और डिडक्टी कौन है? डिडक्टी कौन है? क्लियर? अर्बन वाले पे तो आएगा ना, बिल्कुल 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 जसप्रीत। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहीं पे अगर मैं आपका मान लो क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, मैं सेवा डाल देता हूं। अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता, अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता इंस्टेड ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या होता? अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता इंस्टेड ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या होता? तो एक्स के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता, एक्स के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में सेक्शन 50C के हिसाब से उठा लेता, सेक्शन 50C के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एसडीवी बन जाती, यानी कि 20 लाख, और इसमें से इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं माइनस करता। 2019 में इसने 10 लाख रुपए का खरीदा था, 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता। और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई के हाथ में मैं गिफ्ट निकाल देता, गिफ्ट निकालता 20 लाख माइनस, हमने 15 में बेचा था ना, 20 लाख माइनस 15 लाख, 5 लाख का गिफ्ट निकाल देता। लेकिन अगर मैं टीडीएस के प्रोविजन की बात करूं, टीडीएस के प्रोविजन की बात करूं तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों एप्लीकेबल नहीं होंगे? क्योंकि जो कंसीडरेशन है 15 लाख रुपए, वो आपका लेस देन 50 लाख रुपए। ठीक सर? एवरीवन प्लीज कंफर्म। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक्स एक सैलरीड इंडिविजुअल है, पे करता है रेंट 55,000 पर मंथ टू मिस्टर वाई। From June 20, is he required to deduct tax at source? If so, when he is required to deduct tax, also compute the amount of tax to be deducted. इसके बाद बोलता है will your answer change अगर मिस्टर एक्स ने ये घर वेकेट कर दिया होता 31 दिसंबर को, और बताओ आपका आंसर क्या होता कि अगर मिस्टर वाई ने पैन नहीं दिया होता। तो आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 194 बी। सेक्शन 194 बी में आपने पढ़ा होगा जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इंडिविजुअल है जिसको अपनी बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना है, अगर वो कोई चीज रेंट पे लेता है
और रेंट का अमाउंट मोर देन और इक्वल्स टू रेंट का अमाउंट जो है एक्सीड करता है 50,000 को, रेंट का अमाउंट 50,000 पर मंथ होता है, तो ऐसे केस में टीडीएस काटना होता है एट द रेट ऑफ 5%, और ये 5% को 3.75% किया गया है 3.75% किया गया है 14/5/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक जो आप पेमेंट करते हो उसके अंदर, 14/5/20 से 31 मार्च 21 तक जो आप पेमेंट करते हो उसके बीच में आपका जो रेट है दैट विल बी 3.75%। अब हमारे केस में हमने रेंट पे किया है कितने रुपए का, हमारे केस में हमने रेंट पे किया है 55,000 रुपीज का जून से। तो मैं ए वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, हमने जून से लेकर मार्च तक रेंट दिया है। तो रेंट कितना दिया होगा सर, जून से लेकर मार्च तक होते हैं 10 मंथ्स, तो 55,000 इंटू 10, हमने रेंट दिया होगा 5,50,000। ठीक है। अच्छा, 194 IB की एक खासियत है, आपका टीडीएस कब कटता है, आपका टीडीएस कटता है ईयर एंड पे, या फिर जिस मंथ पे आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी होती है तब। क्या बोला मैंने, 194 IB का टीडीएस हर महीने नहीं कटता है, यहां पर मंथली टीडीएस काटने का रिवाज नहीं है, यहां पर मंथली टीडीएस काटने का रिवाज नहीं है। टीडीएस कब कटता है, टीडीएस कटता है एट ईयर एंड, ऑब्वियस है ईयर एंड कब होगा, मार्च में, और या फिर एट द टाइम ऑफ वेकेशन, जब आप प्रॉपर्टी वेकेट करोगे तब आप टीडीएस काटोगे। तो पहले केस में हमने प्रॉपर्टी वेकेट नहीं करी है, हमने मार्च तक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, तो मार्च महीने में आपका टीडीएस सर डिडक्ट किया जाएगा। बोलो राजा बेटा कितने रुपए का, 5,50,000 का 3.75%। इन रेट्स को ध्यान रखना प्लीज, इन रेट्स को ध्यान रखना। 20,625 रुपए का तुम्हारा टीडीएस कटेगा, 20,625 रुपए का तुम्हारा टीडीएस कटेगा। अब दूसरा पार्ट था कि अगर आपने दिसंबर में वेकेट कर दिया, अगर आपने दिसंबर पूरा टापा कि नहीं टापा, हाँ, आपने आपने वेकेट किया 31 ऑफ दिसंबर को, तो इस केस में आपने रेंट कितना दिया होगा सर, हमने रेंट दिया होगा 55,000 इंटू 7, 55,000 इंटू 7। एक बारी कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है ना, कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है ना। ठीक है, 55,000 इंटू 7, 55,000 इंटू 7, 385, 385 का आपने रेंट दिया होगा। अब दिसंबर मंथ में आप टीडीएस काटोगे 385 का 3.75%, 14,438, 14,438। और सी पार्ट कह रहा था कि सर अगर आपने अपना पैन नहीं दिया, अगर आपने अपना पैन नहीं दिया तो क्या होगा सर, अगर आपने अपना पैन नहीं दिया और आपने प्रॉपर्टी वेकेट नहीं करी है, आपने प्रॉपर्टी वेकेट नहीं करी है, तो आप मार्च में टीडीएस काटोगे 550 का 20%, 550 का 20% होता है 1,10,000। लेकिन 194 IB बोलता है कि आपका मैक्सिमम डिडक्शन जो हो सकता है, मैक्सिमम टीडीएस जो हो सकता है वो लास्ट मंथ के रेंट जितना हो सकता है। यानी कि आप जो टीडीएस काटोगे वो 55,000 का काटोगे, दैट मीन्स आखिरी महीने आप रेंट ही नहीं दोगे। और अगर आपने इसे वेकेट कर दिया है 31 दिसंबर को और आपने पैन नहीं दिया हुआ था, तो आप दिसंबर महीने में टीडीएस काटोगे 385 का 20% से 77,000। अगेन इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 55,000। ठीक है, दूसरे केस में 14,438,
तीसरे केस में 110 अगर आपने वेकेट नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया 55 पे। अगर आपने वेकेट कर दिया तो 77 आ रहा था, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 55। बोलिए एवरीवन, आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो एक बंदा बोला, अटक रहा है ऑडियो, फुल लाउड। ठीक मेरे भैया, ठीक है एवरीवन, डन 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 डन। बढ़ू आगे, चलो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आ गया, और 9 क्या बोलता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 28,000 रुपए का पेमेंट किया है गणेश को टूवर्ड्स द फीस फॉर द प्रोफेशनल सर्विस। अनदर पेमेंट इन्होंने 25,000 का किया है टूवर्ड्स द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। डिस्कस करना है हमें टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194 जे। 194 जे में आप किन किन चीजों की पेमेंट करते हो? सर 194 जे में आप टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट करते हो, रॉयल्टी की पेमेंट करते हो, अदर रॉयल्टी की पेमेंट करते हो, रॉयल्टी इन द नेचर और कंसिडरेशन ऑफ एग्जीबिशन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, और आप अदर रॉयल्टी की पेमेंट करते हो, नॉन कम्पीट फीस की पेमेंट करते हो, और रेम्यूनरेशन देते हो, कमीशन देते हो अपने डायरेक्टर को। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनने वाली है। 194 जे के अंदर 194 जे के अंदर आप जो प्रोफेशनल फीस देते हो, आप जो टेक्निकल फीस देते हो, आप जो रॉयल्टी देते हो, आप जो नॉन कम्पीट फीस देते हो, इसकी इंडिविजुअल लिमिट है। इसकी इंडिविजुअल लिमिट है ₹30,000 की। मतलब प्रोफेशनल फीस की 30,000 की अलग, टेक्निकल फीस की अलग, रॉयल्टी की अलग, नॉन कम्पीट फीस की अलग, 30,000 सबकी है। लेकिन जो डायरेक्टर की फीस है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब इसके ऊपर ऑलवेज टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। इसके ऊपर ऑलवेज टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। यहां पर टीडीएस कब कटता है सर? यहां पर टीडीएस कटता है जब आपका पेमेंट 30,000 को क्या करता है, एक्सीड करता है, राइट? तो अभी अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो यहां पर हमने पेमेंट कितना किया है? 28,000 किस बात का? टेक्निकल फीस का, सॉरी प्रोफेशनल फीस का। और 25,000 का हमने पेमेंट किसका किया है? टेक्निकल फीस का। अब दोनों पेमेंट्स जो है वो विद इन द लिमिट ऑफ 30,000 है, और अगर ये विद इन द लिमिट ऑफ 30,000 है तो यहां पर प्रोविजन ऑफ 194 जे जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर एक भी पेमेंट 30,000 के ऊपर जाती, लेट्स से एज्यूम कर लूं अगर मैं कि मेरी टेक्निकल फीस जो है वो 32,000 थी, टेक्निकल फीस जो है मेरी 32,000 थी, इंस्टेड ऑफ 25 ये मेरी 32 थी, तो मैं 28 पे तो कोई टीडीएस नहीं लगाऊंगा, इस पे तो मैं कोई टीडीएस नहीं लगाऊंगा। लेकिन इस 32,000 पे मैं 1.75% का टीडीएस लगा दूंगा। ठीक है, सॉरी 1.5, क्षमा करिएगा, 1.5, मैं इस पे 1.5% का टीडीएस जो है वो लगा दूंगा। ठीक है, सबको 75% पे रिड्यूस करना है। बोलिए एवरीवन, एवरीवन 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 प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, एक बारी कंफर्म कर दीजिएगा। चलो, ये बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है 194M, बच्चों के तोते यही उड़ाता है 194M। ठीक है, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए 194M की तरफ। चलिए, 194M क्या कहता है? 194M कहता है कि सर अगर आप 194C में फॉल नहीं करते हो, आप 194D में फॉल नहीं करते हो,
आप 194 जे में फॉल नहीं करते हो, ठीक है, यहां पर डी नहीं होगा, एच होगा। आप 194 एच में फॉल नहीं करते हो। आप कौन हो? आप एक इंडिविजुअल हो और आप एक एचयूएफ हो, और आपके ऊपर 194 सी नहीं लग पा रहा है, आपके ऊपर 194 एच नहीं लग पा रहा है, आपके ऊपर 194 जे नहीं लग पा रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। तो हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे? हम आपके ऊपर 194 एम लगा देंगे। अब सर 194 सी, एच और जे क्यों नहीं लग पाता है? सर 194 सी, 194 एच और 194 जे उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर करता है जिनको लास्ट ईयर अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना था, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको लास्ट ईयर के बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना था, अगर आपको ऑडिट नहीं करवाना था, तो आपके लिए सरकार ने क्या बना दिया? आपके लिए सरकार ने बना दिया 194 कि अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो, आप आप कमीशन दे रहे हो, आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, तो आप उसके ऊपर टीडीएस काटोगे, आप उसके ऊपर टीडीएस काटोगे 5%। और कोरोना के टाइम पे पेमेंट कर रहे हो तो ये 5% 3.75% हो जाएगा। बेटा बड़ी दिक्कत है इस बारी। अप्रैल से लेकर 13 मई तक आपको 5% लगाना है, और 14 मई से लेकर आपको 31 मार्च तक 3.75 लगाना है। ये याद रखना, ये जो रिडक्शन हुआ है रेट्स का, ये इस डेट से हुआ है। दैट मींस इस डेट के पहले आपके जो ओरिजिनल रेट्स थे वही एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? आपको 194 एम पे 5% और 3.75% का टीडीएस काटना है अगर आपकी पेमेंट क्या करती है? आपकी पेमेंट एक्सीड करती है 50 लाख को। लिखा है कहीं पर? लिखा है कहीं पर? अगर आपकी पेमेंट एक्सीड करती है, यहां पर सो लिखा है सर डज नॉट एक्सीड। सर डज नॉट एक्सीड इसलिए लिखा है क्योंकि वो टैक्स ना काटने की बात कर रहा है, और मैं टैक्स काटने की बात कर रहा हूं। टैक्स कब कटेगा? जब पेमेंट आपकी 50 लाख एक्सीड करेगी, यानी कि अगर अप टू 50 लाख की पेमेंट है, अप टू 50 लाख की पेमेंट है, तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। हाँ जी, कंफर्म करेंगे सारे, कंफर्म करेंगे सारे। ठीक सर, बड़े ही तेज हैं आप लोग, बड़े ही तेज हैं आप लोग। आओ सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये आपका इंपॉर्टेंट। Examine whether the TDS provision would be attracted in the following cases, and if so, under which section. Also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that all the payments are made to resident. गणेश एक इंडिविजुअल है, रिटेल ट्रेड का बिजनेस कर रहे हैं, और इनके पिछले साल का टर्नओवर 19-20 का टर्नओवर 2.5 करोड़ था। जरा बताओ, इन्होंने पिछले साल ऑडिट करवाया होगा? इन्होंने पिछले साल ऑडिट करवाया होगा? बिल्कुल करवाया होगा। अब अगर इन्होंने ऑडिट करवाया होगा, ये 194 सी, 194 एच और 194 जे में चले जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है रेसिडेंशियल हाउस की, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है आपने रेसिडेंशियल हाउस की। अब अगर आप 194 सी को ढंग से पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा 194 सी जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पे नहीं लगता। मतलब कि ऑडिट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि 194, सॉरी, यहां पर 194 सी, 194 सी आपका नहीं लगेगा, 194 सी आपका नहीं लगेगा। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारी पेमेंट 5 लाख रुपए की है, क्योंकि तुम्हारी पेमेंट 5 लाख की है, इसलिए यहां पर 194 एम भी नहीं लग पाएगा। अगर यहां पर पेमेंट 5 लाख की जगह पर, 5 लाख की जगह पर अगर पेमेंट 55 लाख होती, 5 लाख की जगह पर अगर पेमेंट 55 लाख होती, 55 लाख,
तो बताओ 194M लग जाता, तो बताओ 194M लग जाता, जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। सर असेसी जो है उसने लास्ट ईयर अपने बुक्स का ऑडिट करवाया था, असेसी ने लास्ट ईयर अपने बुक्स का ऑडिट करवाया था, लेकिन ये वाली पेमेंट 194 सी में नहीं आती, ये वाली पेमेंट 194 सी में नहीं आती। तो अगर 194 सी में नहीं आती तो आप कहां पर आ जाएंगे, 194 एम में आ जाएंगे। 194 एम कहता है कि 50 लाख से ज्यादा होगी तो मैं एप्लीकेबल होऊंगा, 5 लाख होगी तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 55 लाख होगी तो ऐसे केस में 194 एम आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। पेमेंट करी है कमीशन टू मिस्टर वलिश फॉर अ बिजनेस पर्पस, तो इस 80,000 पे आपका 194 एच लग जाएगा, 5% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। पहला आंसर देखना है, पहले आंसर पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194 सी, क्योंकि पेमेंट जो है पर्सनल पर्पस की है। 194 एम नहीं लग पाएगा क्योंकि जो एग्रीगेट पेमेंट है वो 50 लाख एक्सीड नहीं करती है, लेकिन अगर एग्रीगेट पेमेंट को मैं 50 लाख एक्सीड करवा देता तो उस केस में आपका 194 एम एप्लीकेबल हो जाता। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, आपने 80,000 रुपए की कमीशन दी है, लास्ट ईयर आपकी बुक्स का ऑडिट हुआ है, मतलब 194 एच आपके ऊपर लग जाएगा। 194 एच बोलता है कि 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 5% का क्या लगा दूंगा, टीडीएस। तो यहां पर आपका 5% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। राजेश एक होलसेल ट्रेडर है जिनके पिछले साल का टर्नओवर 19-20 का 95 लाख का था। इसका मतलब इन्होंने पिछले साल अपनी बुक्स का कोई भी ऑडिट नहीं करवाया होगा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च 20। 20 लाख रुपए, फिर 15 लाख रुपए, फिर 20 लाख रुपए, टोटल पेमेंट कितना हो गया बेटा? सर एग्रीगेट पेमेंट कितना हो गया? सर एग्रीगेट पेमेंट 5 लाख का हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंशियल हाउस का है, 194 सी नहीं लगेगा। अगर रेसिडेंशियल हाउस ना होके ऑफिस होता तो भी 194 सी ना लगता, क्योंकि हमने पिछले साल ऑडिट नहीं करवाया था। 194 सी यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, 194 एम। चेक कर लीजिए, यहां पर प्रोविजन लग जाएंगे आपके 194 एम। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है, सतीश भैया एक सैलरीड इंडिविजुअल है, ऑब्वियस है कि इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया होगा। इन्होंने ब्रोकरेज दी है घर खरीदने के लिए मार्च 21 में, ऑब्वियस है कि इनके ऊपर 194 एच नहीं लगा होगा क्योंकि ऑडिट नहीं हो रखा है, और क्योंकि आपका टर्नओवर, सॉरी, क्योंकि आपकी पेमेंट 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो यहां पर आपका 194 एम एप्लीकेबल हो गया होगा। धीरज जो है वो एक पेंशनर है, धीरज जो है वो एक पेंशनर है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है ड्यूरिंग द अक्टूबर टू नवंबर 2020 फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस 48 लाख रुपीस। तो लेकिन सर अगर ये पेंशनर है तो ऑडिट तो नहीं हुआ होगा, मतलब 194 सी लगने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी रेसिडेंशियल हाउस भी है, और एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख के अंदर है, इसलिए 194 एम के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं। हाँ जी दोस्त, ठीक है सर, 194 सी के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। 194 एन में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, 194 एन में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। क्वेश्चन बता दे क्या 194 एन का? जी जी जी, 194 एन का एक प्रोविजन आपको बता दें, सेक्शन 194 एन, अगर आप विड्रॉल करते हैं, अगर आप विड्रॉल करते हैं मोर देन 1 करोड़, तो ऐसे केस में आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 2%। आपका टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 2% ऑन विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़। ठीक है,
मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच 1, ब्रांच 2, मैंने ब्रांच 1 से 70 लाख रुपए निकाले हैं, ब्रांच 2 से मैंने 50 लाख रुपए, और एक मेरा बैंक है एसबीआई में, एसबीआई की मैंने ब्रांच 1 से 40 लाख रुपए निकाले हैं, ब्रांच 2 से मैंने 30 लाख रुपीस निकाले। आपको बताना है कि 194N में टीडीएस कितना कटेगा, 194N में मेरा टीडीएस कितना कटेगा। मेरे पास दो जगह पे अकाउंट है, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 ब्रांचेस में अकाउंट है, मेरे पास एसबीआई के 2 ब्रांचेस में अकाउंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच 1 और ब्रांच 2 से मैंने 70 और 50 लाख निकाले हैं, एसबीआई की ब्रांच 1 और ब्रांच 2 से मैंने 30 लाख रुपए निकाले हैं। टीडीएस कितना कटेगा? सर ये जो लिमिट है ये बैंक वाइज है, लिमिट जो है वो बैंक वाइज है। मैंने इस बैंक से 1.20 सीआर निकाले हैं, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1.20 सीआर निकाले हैं। तो इस 1.20 सीआर में से जो 20 लाख है, उस 20 लाख पे 2% का टीडीएस कट जाएगा, यानी कि 40,000 रुपए। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर टोटल 70 लाख रुपए का विड्रॉल किया है, तो यहां पर 194N जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, 194 एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जी निखिल सीबीएस एज्यूम करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर भी आपका जो रेट है क्या वो रिड्यूस हुआ है? सर 2% ऑफ सम एश्योर्ड है, 194N में कोई भी रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना 194N में आपके पास कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है। 194N में कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज जरा ध्यान से समझना, अगली चीज जरा ध्यान से समझना। अब रीसेंट अमेंडमेंट क्या आई, इस पे रीसेंट अमेंडमेंट क्या आई फाइनेंस एक्ट 20 में, अमेंडमेंट क्या आई? सरकार कहती है कि अगर आपने लास्ट 3 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया अप टू ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), ठीक है। इफ लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, और ऑल देखना है आपको, लास्ट 3 प्रीवियस ईयर में आपको ऑल देखना है, तीनों प्रीवियस ईयर में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, तो इस केस में क्या होगा, जब आप विड्रॉ करोगे मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़, तो आपका टीडीएस कटेगा 2% ऑफ विड्रॉल एक्सीडिंग 20 लाख। और जैसे ही आप विड्रॉ करोगे मोर देन 1 करोड़, तो आपका टीडीएस कटेगा 5% ऑफ विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़। लेट्स से मिस्टर एक्स है, लेट्स से मिस्टर एक्स है, इन्होंने लास्ट 3 रिटर्न्स लेट फाइल करी है, इन्होंने लास्ट 3 रिटर्न्स लेट फाइल करी है, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है। यहां पे पढ़ लो, यहां पे लिखा हुआ है कि ये आपकी modification in the rate of TDS threshold limit of the withdrawal for the recipient who has not furnished the return of income for the last 3 years. If the recipient has not furnished the return of income for all the 3 years assessment year relevant to the previous year, for which the time limit of filing the return of income under section 139(1) has expired, immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made, the sum shall the amount और the agreed बाद बता दिया जाएगा। यहां पर ध्यान से देखना, उसने जो टाइम लिमिट आपको दिया है वो क्या दिया है, 139(1),
139(1) कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) तक। इसका मतलब अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो आपने लेट रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल किया होगा? लेट रिटर्न आपने कौन से सेक्शन में फाइल किया होगा? 139(4) पे। दैट मींस कि अगर आप 139(4) पे रिटर्न फाइल कर रहे हो, 139(1) पे रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, ये अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। आपने 3 रिटर्न्स लेट फाइल करी या फिर आपने 3 रिटर्न्स फाइल ही नहीं करी। ठीक है, आपने 3 रिटर्न्स लेट फाइल करी या फिर फाइल ही नहीं करी, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आपने लेट से विड्रॉल किया है, आपने टोटल विड्रॉल किया है लेट से 1,60,00,000 रुपए। आपने विड्रॉ किया है 1,60,00,000 रुपए। अब आपका टीडीएस कितना कटेगा? पहले 20 लाख पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगले 80 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा सर 2% से, और 60 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा 5%। बोलिए दोस्त, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज। ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं एक बार और थोड़ा सा जोर डाल देता हूं। ये मेरा करंट ईयर है 2020-21, और लास्ट के 3 इयर्स में ले लेता हूं 1920, 1819 एंड 1718। ध्यान से समझिएगा प्लीज, मैंने 3 साल ले लिए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। रिटर्न की बात चल रही है, रिटर्न्स की बात चल रही है। रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, इसको क्या बोलना? इसको बोलना ओल्ड, इसको बोलना ओल्ड, और इसको बोलना न्यू। ठीक है, तो आपको बताना है ओल्ड लॉ लगेगा कि न्यू लॉ लगेगा। ठीक है, आपने 139(1) में रिटर्न यहां पे भी फाइल किया, यहां पे भी फाइल किया, यहां पे भी फाइल किया, यहां पे फाइल किया, यहां पे फाइल किया, यहां पे फाइल नहीं किया, यहां पे फाइल किया, यहां पे फाइल नहीं किया, यहां पे फाइल किया, यहां पे फाइल नहीं किया, यहां पे भी फाइल नहीं किया, यहां पे भी फाइल नहीं किया। जल्दी बताइए कहां ओल्ड लगेगा, कहां न्यू लगेगा? कहां ओल्ड लगेगा, कहां न्यू लगेगा? सर पहले वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले वाले में तो ओल्ड लगाना है। 10th कह रहे हैं न्यू, ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड। 4th में न्यू, बाकी में ओल्ड। फैजल कह रहे हैं पहला ओल्ड बाकी सब न्यू। देखो यही होता है कि प्रोविजन लगता कुछ है, समझता कुछ है। अभी सभी बच्चे बोल रहे थे सर समझ में आ गया, अभी सभी बच्चे बोल रहे थे समझ में आ गया। तन्मीत कह रही है फर्स्ट ओल्ड बाकी न्यू। मेरे बच्चों मैंने यहां पर बड़ा बड़ा लिखा था, तीनों प्रीवियस ईयर में, तीनों प्रीवियस ईयर में आपने फाइल नहीं करी है 139(1) में, तीनों प्रीवियस ईयर में। तो यहां क्या तीनों है? यहां पर भी ओल्ड लगेगा, यहां पर भी ओल्ड लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा? समझे बात को? एवरीवन क्लियर हुआ? तीनों साल में फाइल नहीं होना चाहिए। अगर तीनों साल में हमने 139(1) में फाइल नहीं किया है, तीनों साल में अगर हमने 139(1) में फाइल नहीं किया है, तो कौन सा प्रोविजन लगेगा? न्यू। अदरवाइज क्या लगेगा? ओल्ड। इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने, आई थिंक आरटीपी में दिया है, किस में दिया है चेक करें, चेक 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 करें। ये देखिए, डॉक्टर सरगुन maintained 2 banks, one current account with Canara and a saving bank account with SBI. The following are the details of her withdrawal of these accounts during the previous year 2021.
कैनरा बैंक से इन्होंने 25 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं, 29 लाख, 14 लाख 20,000, 18, 21, 26, 23, 7, 56, सबको प्लस कर लो। 25 प्लस 29 प्लस 14 20 प्लस 18 21 प्लस 26 23 प्लस 7,56,000, 1,20,20,000 टोटल विड्रॉ जो इन्होंने किया है, 1,20,20,000। और अगर SBI से इनका देखोगे तो 1550 प्लस 14 लाख प्लस 16 लाख 13,000, दैट विल बी 45,63,000, दैट विल बी 4563। तो SBI से जो पैसा विड्रॉ हुआ है वहां पर 194N नहीं लगना है। अब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। शी फर्निश्ड a return of income for the assessment year 2021 and 1920 on or before the time limit prescribed under section 139(1). That means कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरा रिलेवेंट ईयर जो है वो 2021 है और असेसमेंट ईयर की बात करूं तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मेरा 21-22 है। दिस इज व्हाट रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसकी बात चल रही है। प्रीसीडिंग 3 कौन से होंगे? प्रीसीडिंग 3 कौन से होंगे सर? प्रीसीडिंग 3 असेसमेंट ईयर 20-21 होगा, असेसमेंट ईयर 19-20 होगा और असेसमेंट ईयर 18-19 होगा, राइट? अब वो बोल रहा है कि 20-21 का रिटर्न हमने 139(1) में फाइल किया है, 1920 का रिटर्न हमने 139(1) में फाइल किया है। फिर बोल रहा है हाउ एवर द रिटर्न्स ऑफ 1819 एंड 1718 इज बिलेटेडली फाइल। दैट मींस 1819 का हमने रिटर्न फाइल किया होगा 139(4). तो यहां पर ओल्ड लॉ लगेगा कि न्यू लॉ लगेगा? ओल्ड लगेगा कि न्यू लगेगा? मत्था पीट लेना है मैंने। अब अपेक्षा रिदा क्या कर रहे हो भैया? कितनी बार एक ही चीज बुलवाओगे मेरे से? ओल्ड लगेगा ना भाई, ओल्ड लगेगा ना। यहां पे 139(1) है, यहां पे 139(1) है, यहां पर नहीं है। जब आपका तीनों में ना हो तब न्यू लगेगा, समझो बात को। भावनाओं में मत बहो, यही रहो, ठीक है? तो इस 1,20,20,000 पे अब TDS के प्रोविजन अगर ओल्ड वाले लगाने हैं तो ओल्ड वाले के हिसाब से क्या होगा? ओल्ड वाले के हिसाब से क्या होगा? 20,20,000 पे आप TDS काटोगे कितने परसेंट? 2%। 20,20,000 से 2%, 40,400। ठीक है भाई? ये मई 21 का RTP है बेटा, ये मई 2021 का RTP है और ये MCQ नंबर 7 है, ठीक है? अच्छा, अब एक और नया सेक्शन आया है 194O, एक और नया सेक्शन आया है 194O। अब इसको इतना डीप में मत पढ़ो 194O को, लेकिन 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 कुछ काम की बात पढ़ लो उसकी। हाँ, 194O पे आओ। ये 1 अक्टूबर 2020 से आया है, ये 1 अक्टूबर 2020 से आया है। ये कह रहा है कि सर अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो, अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो, किसको?
जो ई कॉमर्स पे आपके थ्रू माल बेच रहा है। लाइक मान लो मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू सेलिंग करता हूं, तो फ्लिपकार्ट जब मेरे को पेमेंट करेगी तो यहां पर 194 ओ लगेगा। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं, तो जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा तो वहां पर 194 ओ लगेगा अगर पेमेंट 5 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। तो फ्लिपकार्ट अगर मेरे को 5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट देगी तो 194 ओ एप्लीकेबल होगा। मोर देन 5 लाख बीइंग ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस और बोथ इन अ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से, इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है टोटल की। टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एंड सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड द पैन और आधार नंबर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, नो थ्रेशोल्ड लिमिट इन अदर केसेस। मतलब कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा और कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, एचयूएफ और इंडिविजुअल के अलावा और कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है तो 5 लाख की लिमिट नहीं है। ये 5 लाख की लिमिट सिर्फ किसके लिए रखी गई है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रखी गई है। पेयर कौन है? पेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर है who facilitates the sale of goods or provision of services of an e-commerce participant through digitally electronic facility और प्लेटफॉर्म। ये आपको पता है। रेट कितना होगा? 1% का टीडीएस कटेगा, 0.75% फॉर द पीरियड अप टू 31 मार्च 2021 of the gross amount of the sale or service or both in case of failure of PAN। अगर पैन नहीं दिया तो रेट हो जाएगा 5% का। अच्छा, डिडक्शन कब करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, एक चीज और है। ठीक है, ये रेट मैंने आप लोग को बता दिया। रेट हो गया, डिडक्शन हो गया। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, डीम्ड क्रेडिट। Any payment made by the purchaser of goods or recipient of service directly to an e-commerce participant for the sale of goods or provision of service or both facilitated by an e-commerce operator would be deemed to be the amount credited or paid by the e-commerce operator to the e-commerce participant. Accordingly, such payment would be included in the gross amount of such sales or services for the purpose of deduction of income tax under this section। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है ये? ध्यान से समझना मेरी बात को प्लीज, ध्यान से समझना मेरी बात। आप लोग कभी ओयो से होटल बुक करके होटल में रुके हो? आप कभी ओयो से होटल बुक करके कभी होटल में रुके हो? या किसी भी और वेबसाइट से होटल बुक करके होटल में रुके हो? क्या कर रहे हो यार, घूमो फिरो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? है, ओयो क्या होता है? अबे जयंत, तुम तो दिल्ली वाले हो, तुम्हें तो सब पता है ओयो क्या होता है। हैं? ऐसी बातें करोगे? चलो, खेल समझो। अच्छा, खेल समझो, खेल समझो, खेल समझो, खेल समझो पहले प्लीज। मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं और फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स चलाता है, तो मैं इको पार्टिसिपेंट हूं, मैं इको पार्टिसिपेंट हूं और ये खुद अपने आप में इको है। जनरली जहां पर गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, कस्टमर क्या करता है सर? कस्टमर पेमेंट किसको करता है?
कस्टमर जनरली पेमेंट फ्लिपकार्ट को करता है, पेमेंट फ्लिपकार्ट को होती है। और कस्टमर तक गुड्स की डिलीवरी कौन करता है? कस्टमर तक गुड्स की डिलीवरी कौन करता है? सर कस्टमर तक गुड्स की डिलीवरी पार्टिसिपेंट करता है। ऑब्वियस है कि जो कुरियर वाला होता है वो कुरियर वाला फ्लिपकार्ट का ही होगा। और बाद में फ्लिपकार्ट क्या करती है सर? बाद में फ्लिपकार्ट अपना कमीशन काट के पैसा दे देती है, ये अमाउंट रीइंबर्स कर देती है, अमाउंट रीइंबर्स्ड होती है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू 6 लाख रुपए का माल बेचा, मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू 6 लाख का माल बेचा, क्लियर? और फ्लिपकार्ट ने कमीशन काट के मेरे को 5,80,000 रुपए दिए। फ्लिपकार्ट ने कमीशन काट के मेरे को 5,80,000 रुपए दिए। टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? जल्दी से, टीडीएस कितने पे कटेगा? सर क्वेश्चन में क्लियरली वर्ड यूज हुआ था ग्रॉस अमाउंट। वर्ड क्या यूज हुआ था? ग्रॉस अमाउंट। तो 194 ओ किस पे लगेगा सर? 194 ओ जो लगेगा वो लगेगा 6 लाख पे 0.75%। 6 लाख पे 0.75%, यही रेट था ना? 6 लाख पे 0.75%। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। एक XYZ होटल है, एक XYZ होटल है, ये ओयो के लिए काम करता है। ठीक है, ओयो के लिए काम क्या करता है? ओयो में लिस्टेड है, ओयो में लिस्टेड है। ये एक इको है और ये एक इको पार्टिसिपेंट है। ध्यान से समझना मेरी बात को प्लीज। अब ओयो ने क्या किया? ओयो ने XYZ होटल को, ओयो ने XYZ होटल को लेट से 100 कस्टमर्स दिए। ओयो ने XYZ होटल को 100 कस्टमर दिए। और ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, जिसमें से 90 कस्टमर्स ने पेमेंट किया ओयो को, पेमेंट किया ओयो को डायरेक्टली। लेट से वो अमाउंट बना 4,90,000। और 10 कस्टमर्स ने डायरेक्टली पेमेंट किया होटल को। होता होगा ना? होता होगा ना भाई? दो ऑप्शन मिलते हैं, तुरंत पे कर दो या फिर होटल पे कर दो। कभी जाना ओयो की वेबसाइट पे, कभी जाना, वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पे इमीडिएटली या फिर पे एट होटल। ठीक है, तो कस्टमर्स में से 10 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने पे एट होटल का ऑप्शन लिया। उन्होंने होटल में 30,000 रुपए सीधे XYZ होटल को दे दिए। और 90 कस्टमर्स ने 4,90,000 रुपए ओयो को दिए। अब ओयो ने रीइंबर्स करे 4,70,000 आफ्टर कमीशन। आप बताइए टीडीएस 194 ओ पे कितना कटेगा? टीडीएस 194 ओ पे कितना कटेगा? जल्दी से, 194 ओ पे टीडीएस कितना कटेगा? फुल अमाउंट 5,20,000 पे, फुल अमाउंट 5,20,000। सर इस पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, इस पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। सर ये आप क्या कह रहे हो?
ओयो के पास से पेमेंट कितनी आ रही है? ओयो के पास से पेमेंट कितनी आ रही है? ओयो हमको कितनी पेमेंट करेगा? ओयो ने 490 कलेक्ट किया है, तो ओयो तो 490 की पेमेंट करेगा ना। लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। डीम्ड क्रेडिट क्या है सर? बेटा डीम्ड क्रेडिट ही समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बनाया मैंने। यहां पे डीम्ड क्रेडिट वर्ड को जरा ध्यान से पढ़ना। एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर of goods or recipient of service directly to an e-commerce participant for the sale of goods or provision of service or both facilitated by e-commerce would be deemed to be amount credited or paid to the e-commerce operator to the e-commerce participant। क्या बोला उसने? जितना पैसा कस्टमर्स डायरेक्टली ई कॉमर्स को देंगे उसे हम डीम्ड क्रेडिट मानेंगे। उसे हम डीम्ड क्रेडिट मानेंगे। जो पैसा डायरेक्टली आपको मिल गया है, जो पैसा डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को मिला है, वो डीम्ड क्रेडिट का हिस्सा नहीं है। जो पैसा डायरेक्टली होटल को मिला है वो डीम्ड क्रेडिट का हिस्सा नहीं है। जो पैसा इको को मिला है वो डीम्ड क्रेडिट का हिस्सा है। बोलो सर कैसा लगा? एवरीवन प्लीज कंफर्म करिए। एवरीवन प्लीज कंफर्म करिए। ये क्वेश्चन पता है मैंने कहां से पिक किया है? ये क्वेश्चन आप लोग का मई 21 की आरटीपी का है, सॉरी एमटीपी का है। एमटीपी सीरीज 1 ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेगा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, हाँ इसीलिए मैंने अलग से टाइम खर्च किया है बच्चों। 194N जो मैंने अभी टाइम खर्च करके आपको पढ़ाया, 194N ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। 194M जो मैंने अभी आपको समझाया ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब एक चीज मैं आपको और समझाने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। एक टीसीएस में अमेंडमेंट आई है, एक टीसीएस में अमेंडमेंट आई है। अब जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे। पहले क्या होता था, केवल सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही टीसीएस लगता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है सर? अब सरकार ने हर एक सप्लायर को टीसीएस के एम्बिट में ले आया है। हर एक सप्लायर को टीसीएस के एम्बिट में ले आया है। अगर अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो आपका एक्सीड करता है 10 करोड़ को। ठीक है, एक्सीड ही है कि इक्वल है, एक बार जरा मैं चेक कर लूं, एक बार जरा मैं चेक कर लूं। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है इट इज एक्सीडिंग। मिल जा बेटा। चलो अभी इसको कंफर्म करता हूं मैं फिलहाल। वापस से जरा आप यहां पर आओ। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ और आपने एग्रीगेट सेल करी है मोर देन 50 लाख इन करंट ईयर टू अ बायर, तो उस पे आप 0.075% का टीसीएस डिडक्ट करेंगे। 0.075% का टीसीएस डिडक्ट करेंगे ऑन
सेल डन ऑन सेल डन ऑन और आफ्टर 1/10/2020 1/10/2020 जरा ध्यान से देखिएगा। जयंत एक मार्बल डीलर है, ठीक है। जयंत एक मार्बल डीलर है और जयंत ने सोल्ड करे हैं मार्बल्स टू मिस्टर निखिल। जयंत का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ रुपए का है। लास्ट ईयर का इनका जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ रुपए, ठीक है। लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो 11 करोड़ रुपए का है। इसने सोल्ड करे हैं मार्बल्स निखिल को। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं 2 केस बनाऊंगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1, इसने बिफोर 1 अक्टूबर 20 सेल करी थी इसको 40 लाख की, और आफ्टर 1 अक्टूबर 20, या मैं ऐसे लिख दूं, बिटवीन 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 20 40 लाख की सेल करी थी। फिर इसने 10 दिसंबर 20 को 9 लाख रुपए की सेल करी। बताइए टीसीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? टीसीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए, जल्दी बताइए। अरे जयंत, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, वही आएगा एग्जाम में। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ लो। एवरीवन, एवरीवन, भैया आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सर अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो आपका एग्रीगेट 49 लाख बन रहा है। एग्रीगेट अगर 49 लाख बन रहा है तो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। जयंत कौन है? जयंत सप्लायर है। सप्लायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और इसने एग्रीगेट में जो माल बेचा है वो 49 लाख का बेचा है, तो इस पे टीसीएस नहीं लगेगा, राइट। केस नंबर 2, इसने 1 अप्रैल से 30/9 तक 40 लाख का माल बेचा है और 10 दिसंबर को इसने माल बेच दिया है लेट से 20 लाख रुपीस का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 60 लाख का। क्या टीसीएस का प्रोविजन लगेगा? क्या टीसीएस का प्रोविजन लगेगा? सर एग्रीगेट में 50 लाख एक्सीड कर गया, टीसीएस का प्रोविजन लगेगा। ठीक है, मैं आपको जरा एमटीपी दिखा दूं, आपको जरा मैं एमटीपी दिखा दूं। कहां देखा? चलो मिल नहीं रहा अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहां देखा। चलो खैर, बहरहाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टीसीएस के प्रोविजन लग जाएंगे इस 60 लाख के ऊपर। टीसीएस कितना कटेगा? टीसीएस कटेगा 0.075%, 4500 रुपए का।
एवरीवन। टीसीएस का मतलब कह सकते हो, कह सकते हो। जसप्रीत फर्क क्यों नहीं पड़ता सर? हमने 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 एग्रीगेट एग्रीगेट देखने के लिए, मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर से आ जाए, 1 अक्टूबर से ज्यादा लोग टीसीएस के प्रोविजन में कवर हो जाएं, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, हम टर्नओवर जो चेक करेंगे वो अप्रैल से चेक करेंगे। टर्नओवर जो चेक करेंगे वो अप्रैल से चेक करेंगे, 1 अप्रैल से जो आपने सेल करी है। लेकिन टीसीएस 1 अक्टूबर से पहले नहीं कटेगा, टीसीएस आपका 1 अक्टूबर के बाद ही कटेगा। एग्रीगेट में देखने के लिए हम चेक करेंगे कि 50 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम 1 अप्रैल से ही उठाएंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखो, अभी के लिए इतना ही रखो। मैं आप लोग को एडवांस टैक्स के लिए एक वीडियो दे दूंगा, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप एडवांस टैक्स के क्वेश्चंस वहां से कवर कर लेना। और टीडीएस की शीट मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दी है, वहां से वो वाले क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने अभी करे हैं स्टडी मटेरियल में, लगभग वैसे ही क्वेश्चंस हैं, एक बार देख जरूर लेना, लापरवाही मत करना। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप लोग के दो टॉपिक्स रह गए। नहीं निधि, अभी कहां, अभी कहां तुम लोग को, अभी मैं सेक्शन 115 BAC थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा और टोटल इनकम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन लूंगा मैं आप लोग के, और ठीक है, जीएसटी भी ट्यूसडे तक बेटा। ओके ओके भाई, ओके चलो, अभी अभी 8 बजे अन अकेडमी पे कॉस्टिंग है, जिसको कॉस्टिंग रिवाइज करना है वो आ जाए। ठीक है, चलो बाय बाय।